कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये डाउट रहता है कि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट भाषा है, या फिर कितने लोगों को ये डाउट रहता है कि इंग्लिश बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि चीज़ों को हम ऐसे ही अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि ये मेरे लिए मुश्किल है, ये मेरे लिए आसान है। अभी मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ आप लोगों से, अगर मैं आपसे पूछूं कि हिमालय पे चढ़ना आसान है या मुश्किल है, तो डेफिनेटली आप ये कहेंगे मुश्किल है। लेकिन अगर आपसे मैं ये पूछूं कि कितनी बार आप हिमालय पे चढ़े हैं, कितनी बार आपने ट्राई किया है, तो आप कहेंगे सॉरी सर, हम तो कभी गए नहीं, हमने तो कभी ट्राई नहीं किया। तो जो काम ही नहीं करके देखा उसके बारे में आप कैसे कह सकते हैं कि ये आसान है या मुश्किल है। इंग्लिश आज हमारी सक्सेस के वे में एक छोटी सी रुकावट बनी हुई है, उसको हमें दूर करना है। लेकिन पहले ये पता होना चाहिए कि इंग्लिश हम सीखें तो क्यों सीखें, इंग्लिश हमें क्या मोटिव देती है, क्या हमें इतना नेसेसरी है इसको सीखना कि इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी चीज को आगे मुझे बढ़ाना है और उसी के बेस पे मैं आज आपको अपनी क्लास लेके आया हूं। तो पहले मैं आपको इंग्लिश क्यों सीखनी है उसके बारे में बताऊंगा, फिर इंग्लिश को कैसे कैसे हम लोग सीख सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा, और फिर इंग्लिश को किन किन लोगों के साथ आपको बोलना चाहिए ये मैं आपको सिखाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में जो आता है वो यही आता है कि इंग्लिश क्या है, व्हाट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश को जब हम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें यही सोचना चाहिए कि इंग्लिश है क्या। बहुत से लोग इसको अलग अलग तरीके से बोलना शुरू करेंगे, अलग अलग इसके डेफिनेशंस देना शुरू करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि इंग्लिश क्या है, तो मैं इसको कुछ नहीं सोचता, जस्ट ओनली अ वर्ड। मैं सिर्फ और सिर्फ इसको एक शब्द बोल देता हूं। मैं इसको एक शब्द बोलता हूं, क्यों बोलता हूं, क्योंकि इंग्लिश बिगिनर में तो सिर्फ एक वर्ड ही तो है जिसमें क्या होते हैं, जिसमें कुछ लेटर्स इंक्लूडेड है। सो वी कैन से इंग्लिश इज जस्ट ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 लेटर्स। यहां पर अगर लेटर्स की बात करते हैं तो लेटर्स को अगर हम डिवाइडेशन करते हैं तो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहले अगर देखिए इंग्लिश से शुरू किया मैंने, बेस पे जा रहा हूं मैं आपको लेके, टॉप से शुरू किया बेस पे लेके आ रहा हूं। वर्ड लेटर्स से इंक्लूडेड है। लेटर्स कितने तरह के हो सकते हैं, स्मॉल एंड कैपिटल। बिकॉज यहां पर आप देख रहे हैं ई कैपिटल है, एन स्मॉल है, जी स्मॉल है, एल स्मॉल है, आई और एस और एच भी स्मॉल है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन है स्मॉल और कैपिटल लेटर्स का। स्मॉल और कैपिटल लेटर्स की अगर हम बात करें कि यहां पर 7 है, बट अगर हम एंटायर इंग्लिश की बात करते हैं, एंटायर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, तो कितने लेटर्स हम लोग 26 और कैपिटल हो तो भी 26। अब हमें क्या करना है, इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड करना है। पहला पार्ट क्या होगा कि अगर हम स्मॉल लेटर्स की बात करते हैं तो उनको भी एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं वॉवल्स में डिवाइड किया जा सकता है, और एक कैपिटल की अगर बात करें तो उनको भी 2 पार्ट यानी कि जिसको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं उनमें हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि चाहे वो कैपिटल लेटर हो चाहे वो स्मॉल लेटर हो, इन्हीं 2 पार्ट में उनको डिवाइड कर सकते हैं। बट अगर हम इन 26 में से कितने वॉवल्स होंगे, इन 26 में से कितने कॉन्सोनेंट होंगे, वो हमें देखना है। इन 26 अगर कॉन्सोनेंट की हम बात करते हैं तो वो होते हैं 21, और वॉवल्स की हम बात करते हैं तो वो होते हैं ओनली 5 में कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आप बात करें ए, आप बात करें ई, आप बात करें आई, ओ एंड यू। Leaving these 5 letters all are consonants। लेकिन उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कुछ चीजों को जो मैं आज आपको समझा रहा हूं। जैसे कि मैंने अभी इंग्लिश को एक वर्ड में डिवाइड किया, बट अगर हम एंटायर इंग्लिश की बात करते हैं, तो उसको कितने पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। एंटायर इंग्लिश की बात करते हैं तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। हमने पढ़ा भी इसको 2 रूप में ही है। पहला इसका जो टाइप होता है वो होता है इन दी फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। और दूसरा कुछ लोगों ने इसको लैंग्वेज के हिसाब से पढ़ा है और कुछ लोगों ने इसको, यानी कि स्टूडेंट मोस्टली सबसे पहले अगर परिचित होते हैं तो वो सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, फिर लैंग्वेज में भी इंक्लूड रहता है। तो डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरह के एटमॉस्फेयर में डेवलप हुए हैं। अगर आप इंग्लिश के एटमॉस्फेयर में डेवलप हुए हैं तो डेफिनेटली आपने लैंग्वेज को सबसे पहले सीखा है। बट अगर आप एक हिंदी मीडियम फैमिली से हैं, हिंदी मीडियम परिवार से हैं, तो आपने डेफिनेटली पहले सब्जेक्ट को देखा, क्योंकि किसी ने आपको लैंग्वेज में बोल भी दिया होगा तो यू डिड नॉट अंडरस्टैंड एट दैट टाइम, बट आफ्टर गेटिंग सम नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट यू नो इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट और लैंग्वेज। अब बात करते हैं कि जो सब्जेक्ट है क्या इसको भी हम कितनी पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। सब्जेक्ट को हमने सबसे पहले स्टडी किया इन दी फॉर्म ऑफ ग्रामर। ग्रामर को लेकर इतना डाउट है लोगों में कि ग्रामर को पढ़ना इतना डिफिकल्ट है, पहले से बिना पढ़े ही डिफिकल्ट बना देते हैं। लेकिन मैं आपको उसको बिल्कुल बताता हूं कि हमें सिर्फ 2 चीजों का ध्यान रखना है, ग्रामर हमारी सॉल्व हो जाती है।
पहली चीज कि इसके अंदर कितने सारे रूल्स हमें पढ़ने को चाहिए, कितने सारे रूल्स हम स्टडी करते हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट होता है कि रूल्स के साथ साथ कितने सारे स्ट्रक्चर्स हमें पढ़ने को मिलेंगे, कितने सारे स्ट्रक्चर्स हम लोग इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है कि इसका दूसरा पार्ट, जब हम ग्रामर को रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स में स्टडी कर लेते हैं तब हम स्टडी करते हैं ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन भी एक सब्जेक्ट का ही पार्ट होता है, जिसमें कि हमारा दो चीजें इसमें भी हम लोग को करना पड़ता है। पहली चीज कि हमें सीखना, हमें जो रूल्स हम ऊपर सीखे हैं उनका यूज हमें सीखना है, यूज ऑफ रूल्स, और यहां पर हमें करना है यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स, यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स हमें सीखना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि अगर हमें सब्जेक्ट को पढ़ना है, ग्रामर को एज ए सब्जेक्ट स्टडी करना है, तो हमें मतलब उसके रूल्स प्लस स्ट्रक्चर पढ़ने होंगे, और जब तक हम उन रूल्स का यूज नहीं करना सीखेंगे, उन स्ट्रक्चर का यूज करना नहीं सीखेंगे, हमारा ग्रामर भी बिल्कुल बेकार हो जाएगा, यानी कि ग्रामर हमें समझ में नहीं आने वाला है। तीसरा और इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है सब्जेक्ट के अंदर, वो होता है लिटरेचर पार्ट। लिटरेचर पार्ट्स में हम बेसिकली क्या सीखते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, बट मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। जैसे कि आप इसमें स्टडी करते हैं प्रोज क्या होती है, पोइट्री क्या चीज होती है, या ड्रामा क्या चीज होती है, या फिर प्लेस क्या चीज होते हैं। इवन जिन्होंने उन प्लेस को लिखा है, जिनको हम ऑथर्स बोलते हैं, उनके बारे में आपको स्टडी करने का मौका मिलता है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि इंग्लिश को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, सब्जेक्ट और लैंग्वेज, राइट। सब्जेक्ट को भी सबसे पहला पार्ट ग्रामर, जिसमें कि हम रूल्स की स्टडी करते हैं। दूसरा पार्ट होता है हमारा स्ट्रक्चर, जिसमें कि हम कुछ फॉर्मूलेज होते हैं ग्रामर के अंदर, उनको हम यूज करते हैं। और ये जो सेकंड पार्ट है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कह सकता हूं कि इसके बिना इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम सीखेंगे ट्रांसलेशन क्या चीज होती है, फिर उसमें किस तरीके से ग्रामर में जो सीखे हमने रूल्स उनका यूज करना आना है, एंड यूज ऑफ स्ट्रक्चर्स आल्सो। देन लिटरेचर पार्ट में इन सब चीजों की स्टडी करते हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन मिलके बनाता है एक हमारा सब्जेक्ट। बट हाउ वी स्टडी इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, उसमें हमने कैसे स्टडी किया। जब हम लैंग्वेज की बात करते हैं तो लैंग्वेज में देखिए, लैंग्वेज को बोलने के आधार पर या लैंग्वेज को यूज करने के आधार पर हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका, जिसे हम कहते हैं वर्बल, जिसे हम कहते हैं वर्बल पार्ट, और दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है नॉन वर्बल पार्ट। वर्बल और नॉन वर्बल पार्ट। जब हम वर्बल पार्ट की बात करते हैं तो इसे भी हम दो पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं, जिसमें कि सबसे पहला पार्ट आता है हमारा स्पीकिंग पार्ट, और दूसरा पार्ट आता है हमारा राइटिंग पार्ट। इस तरीके से जब कभी आप अपनी किसी भी बात को दूसरों को समझाने जा रहे हैं और उसमें यूज कर रहे हैं स्पीकिंग स्किल्स का, या फिर उसमें यूज कर रहे हैं आप राइटिंग स्किल्स का, तो वो कहलाती है आपकी वर्बल लैंग्वेज। लेकिन अगर आप वर्बल लैंग्वेज की जगह नॉन वर्बल का इस्तेमाल करते हैं तो उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला पार्ट आपका आता है जेस्चर्स वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट आता है आपका पोस्चर्स वाला पार्ट। अब कुछ लोगों को पता है कि भाई जेस्चर्स क्या चीज है, कुछ को नहीं पता। जेस्चर्स का मतलब है आपका फेशियल एक्सप्रेशन, यानी कि आपकी जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं उनको एक तरीके से कह सकते हैं साइन लैंग्वेज, यानी कि आप अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं तो आप जेस्चर्स और पोस्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका पूरा का पूरा बॉडी लैंग्वेज इन दोनों में बटा हुआ होता है, यानी कि आप जेस्चर्स और पोस्चर का इस्तेमाल करके आप किसी को भी अपनी बात समझा सकते हो। मैं इन दोनों ही लैंग्वेज को क्या बोलता हूं, साइलेंट। मैं साइलेंट लैंग्वेज का नाम देता हूं क्योंकि इसमें आप वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते, इसमें आप इशारों का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। देखिए राइटिंग आप करते हैं, राइटिंग आप लेट के करो, बैठ के करो, कैसे भी करो चल जाएगा। वहां पर आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको ये वाला पार्ट, whenever you are going to write anything else you have to follow some rules of grammar and then you have to put some tricks into the translation part. But when you speak language, if you want to speak language, then you have to follow only two things only. First, like when you are going to speak to anyone else, you have to remember that your body language should be the part of it. यानी कि अगर आप किसी के साथ बात करना चाहते हैं, किसी से बोल रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप फोन पे बात कर रहे हैं, डिपेंड करता है कि आप सामने बात कर रहे हैं। अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं तो सामने वाले को कुछ दिख ही नहीं रहा है, बट इफ somebody is looking at us then we have to remember कि हमें स्पीकिंग करते वक्त हमारी बॉडी लैंग्वेज का भी साथ में होना बहुत जरूरत है। बट इफ वी
do not have the speaking skills and we do not have the writing skills, then what we use? We use some sign language, that's called the body language, and in that part of language we just use our entire body. But what if you have both the skills, like if you have writing skills, if you have speaking skills, and if you have proper control on your body language, then it will give you some type of benefits. It will add some flavors in your language. So I request you all, whenever you are going to speak anything else, then use all the time in your body language. Be in your body language. Don't lose your body. सो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए मेरा नेक्स्ट टॉपिक मैं अभी अब स्टार्ट करता हूं. देखिए अभी क्या है कि लैंग्वेज को लेकर लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सब्जेक्ट में तो हमें पता होता है, हमारे सामने इंडेक्स होती है कि हमें पढ़ना क्या है, हमें चैप्टर्स दिए होते हैं, हमें पता होता है कि विकल्प को हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ना है या फिर हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ना है या फिर हमें प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ना है. एक स्टेप बाइज हम पढ़ते चले जाते हैं. बट लैंग्वेज में ऐसा कुछ नहीं है. लैंग्वेज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. लैंग्वेज क्योंकि आपके हाथ में डिपेंड ही नहीं करती है. लैंग्वेज डिपेंड करती है सामने वाले पे, सुनने वाले पे डिपेंड करती है. यू हैव टू मॉडिफाइड योर सेल्फ, यू हैव टू mod yourself according to the listeners. अगर आपका listeners sophisticated है, आपका listeners थोड़ा अलग टाइप का है, तो you have to change yourself. और आपका listener आपको सुनना ही नहीं चाहता है या कुछ अपने मतलब की बातें सुनना चाहता है, you have to change yourself according to that. तो बहुत ही शॉर्ट में मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा कि आज जो मैं आपको 5 चीजें बताने जा रहा हूं, अगर आपने वो 5 चीजें अपनी लाइफ में मेंटेन करी तो मैं गारंटी से बात बोल सकता हूं कि आपको अच्छी लैंग्वेज बोलने से, अच्छी लैंग्वेज सीखने से कोई नहीं रोक सकता. तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी 5 चीजें हो सकती हैं जो लैंग्वेज में यूज होती है. देखिए आप भाषा सीखते हैं, डेफिनेटली आप किसी ना किसी से तो बोलेंगे. जब भाषा सीख रहे हैं तो वो किन किन लोगों से बोली जाती है या किन 5 तरीके से बोली जाती है, कौन कौन से 5 पॉइंट है जिनको हमें याद रखना पड़ता है, वो मैं आपको बताता हूं. सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है मैनर्स. आई थिंक इस पॉइंट को आप गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हमसे कोई तमीज से बात ही नहीं करेगा तो हम क्यों सुनेंगे उसे. हो सकता है हमारा पहली मीटिंग हमारी लास्ट मीटिंग बन जाए. सो यू डोंट वांट टू बी लाइक दैट. ओके, नेक्स्ट वी हैव टू यूज सम कॉमन सेंस इन आवर लैंग्वेज. मैनर्स एंड कॉमन सेंस दोनों ही एक ऐसी चीज है जो किसी दुकान पे नहीं मिलती है, बट फिर भी होती है. दिखती भी नहीं है, होती है, और उनको हमें शो करना पड़ता है. अगर मैं कहूं कि मेरे पास कॉमन सेंस है तो ये मेरे लिए बेकार की बात है कि जब तक मैं अपना कॉमन सेंस यूज करके नहीं दिखाऊंगा तब तक मैं अपने आप को ये नहीं बोल सकता आई हैव कॉमन सेंस और आई हैव मैनर्स. मैनर्स है तो भाई दिखाओ, ठीक है. तो उसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, हम लैंग्वेज का सहारा लेते हैं. सामने वाले को देखते हैं कि वो बंदा कैसे बात कर रहा है, उसी की तरह अच्छा लगा हम उसको कॉपी करते हैं, अच्छा नहीं लगा हम उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं. तो तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा वर्ड्स, यानी कि शब्द हमारे. बिल्कुल सही पॉइंट पहुंचे आप कि ये जो वर्ड्स होते हैं हम लोग को सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही करते हैं. लेकिन आप लैंग्वेज जब सीखना चाहते हैं ना तो सबसे पहले आपको क्या पॉइंट प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सर हमारा वोकैबुलरी अच्छा नहीं है, सर हमारे पास तो शब्द ही नहीं है, हम बोलेंगे क्या. सर इससे भी ज्यादा जरूरी है कि पहले शुरुआत तो यहां से होती है, यहां से होती है, यहां से होती है. तीनों पॉइंट आपको शुरुआत के पॉइंट है, लेकिन ये तीनों के तीनों किस चीज पर डिपेंड करते हैं, ये तीनों के तीनों डिपेंड करते हैं स्ट्रक्चर पे. जैसा कि मैंने आपको ग्रामर में बताया था कि स्ट्रक्चर पे ये चीज डिपेंड करती है. स्ट्रक्चर नहीं होगा ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे, ट्रांसलेशन नहीं कर पाओगे, सेंटेंस नहीं बना पाओगे, और सेंटेंस अगर बना भी लिया और अगर आपके पास सिचुएशन नहीं है तो आप वो भी नहीं बोल पाओगे. समझ में आया आपको. मैंने बोला कि अगर आपके पास तमीज है, मैं मानता हूं आप मैनर्स में है, मैं मानता हूं आपके पास कॉमन सेंस है, मैं मानता हूं आपके पास शब्द हैं, मैं मानता हूं आपके पास स्ट्रक्चर्स की नॉलेज भी, यू हैव अ गुड कमांड ओवर ग्रामर, बट यू डोंट नो हाउ टू एंड वेयर टू स्पीक दोज स्ट्रक्चर्स, then what is the use of that? It is of no use, right? किसी काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार है. ठीक है, तो आपको इन 5 चीजों को आप अपने अंदर रखिए, और आपको मैं ये अश्योरिटी देता हूं कि अगर आप कोई भी शब्द इन 5 चीजों के, इन 5 फॉर्मूलों के लिमिट में रह के बोलते हैं तो आपको कोई कुछ गलत नहीं कहेगा एटलीस्ट, क्योंकि आप उसके साथ मैनर से बात कर रहे हैं, कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ वर्ड यूज कर रहे हैं, और उसी के हिसाब से आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं. अगर आपको किसी से गुड मॉर्निंग करना है, आपको पता है गुड और मॉर्निंग 2 शब्द होते हैं, मैंने लिखा गुड और मॉर्निंग, 2 शब्दों का खेल है. आज के टाइम में किसको नहीं पता इनके बारे में, सबको पता है. लेकिन कुछ लोगों ने क्या कर दिया है, लैंग्वेज की हत्या करने पे लगे हुए हैं, लैंग्वेज को बिल्कुल बेकार करने पे लगे हुए हैं, लैंग्वेज को अपने तरीके से उन्होंने मोड़ना शुरू कर दिया. आज के टाइम में आप गुड मॉर्निंग किसी से बोलो, गुड मॉर्निंग से तो बस इतने बोलते हैं मॉर्निंग. और इवन छोड़िए, कुछ स्टूडेंट्स ने, मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग बोलना छोड़ के सीधा बोलते हैं मॉर्निंग सर. सो
लैंग्वेज को जस्ट टू हैव फन वी आर जस्ट यूजिंग दैट, बट ऐसा नहीं है। अगर हमें अच्छा यूज करना है तो हमारे पास वर्ड्स हैं। अब हमें मैनर्स यूज करना है, अपना कॉमन सेंस यूज करना है कि गुड को पहले रखना है, मॉर्निंग को बाद में रखना है, और वो हमारा रूल आता है स्ट्रक्चर के अंदर, और सिचुएशन होगी आपकी मॉर्निंग का इंतजार करना पड़ेगा। सो इट्स ऑल अबाउट माई क्लास टुडे। आई होप आपको ये क्लास मेरी समझ में आई होगी। तो एक बार मैं फिर से एक छोटा सा समरी आपके सामने देना चाहूंगा कि इंग्लिश क्या है। जस्ट ओनली अ वर्ड। जो लेटर का कॉम्बिनेशन होता है, लेटर्स 26 होते हैं जिनको आप 5 and 21 में डिवाइड करते हो। 5 आर वॉवल्स एंड 21 आर कॉन्सोनेंट्स। उनको भी कैपिटल और स्मॉल लेटर में डिवाइड कर सकते हैं। फिर इंग्लिश को दो अलग अलग पार्टों में डिवाइड किया जाता है, एज ए सब्जेक्ट और एज ए लैंग्वेज। सब्जेक्ट को हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में। ग्रामर आपका पहला पार्ट होता है, ट्रांसलेशन दूसरा पार्ट होता है, और आपका लिटरेचर तीसरा पार्ट होता है। ग्रामर में आप क्या सीखते हैं? सिर्फ रूल्स एंड उनके स्ट्रक्चर्स। एंड सेकंड पार्ट ट्रांसलेशन में आप क्या सीखते हैं? यूज ऑफ रूल्स एंड यूज ऑफ कैसे स्ट्रक्चर। और जो ग्रामर लिटरेचर पार्ट होता है उसमें आप क्या सीखते हैं? लिटरेचर पार्ट में हम सीखते हैं कि अपनी जो हिस्ट्री है इंग्लिश की उसको हम कैसे पढ़ें, क्या जानते हैं, लाइक प्रोज, पोइट्री, ड्रामा, प्लेज एंड अदर थिंग। देयर आर सो मेनी थिंग्स टू रीड एंड अंडरस्टैंड अबाउट द पोएट एंड ऑथर। जो राइटर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। लैंग्वेज के हिसाब से इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वर्बल और नॉन वर्बल। वर्बल को हम बात करते हैं तो दो पार्ट में, आपका स्पीकिंग एंड राइटिंग, और नॉन वर्बल को आपको जेस्चर्स और पोस्चर्स में डिवाइड करते हैं। इस तरीके से जेस्चर और पोस्चर के कॉम्बिनेशन को मैंने साइलेंट लैंग्वेज बोला है। डोंट यूज वर्ड इन दैट, यूज बॉडी लैंग्वेज। बट इफ यू वांट टू स्पीक करेक्ट लैंग्वेज एंड विद फुल एफिशिएंट मैनर, देन आपको क्या यूज करना पड़ेगा? वहां पे आपको स्पीकिंग के साथ साथ अपना बॉडी लैंग्वेज भी यूज करना पड़ता है पूरी अच्छे तरीके से। फिर मैंने बोला कि ऐसे कौन से 5 वर्ड चीजें हैं जो हमें लैंग्वेज बोलने में हेल्पफुल रहेंगे आजीवन, मीन्स लाइफ टाइम के लिए। तो सबसे पहले चीज मैंने आपको लिखी हुई है मैनर्स, दूसरा कॉमन सेंस, तीसरा वर्ड्स, एंड चौथा आपको स्ट्रक्चर्स, एंड पांचवा सिचुएशन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।